जरा सोचिए, दो देश हैं और दोनों के सामने चुनौती एक ही है। जहां अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग रहते हों, वहां सब एक साथ शांति से कैसे रहें। आज हम ऐसे ही दो देशों की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिनके सफर का अंत एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ये कहानी है सत्ता की साझेदारी की। अक्सर ये माना जाता है कि सत्ता को बांटने का मतलब है देश को कमजोर करना, उसे तोड़ना। पर क्या ये वाकई सच है, या असली ताकत इस बात में है कि सब एकजुट रहें, भले ही इसके लिए सत्ता को साझा ही क्यों ना करना पड़े। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब कोई देश भाषा और संस्कृति के चौराहे पर खड़ा हो, तो कौन सा रास्ता उसे शांति की तरफ ले जाता है और कौन सा युद्ध की तरफ। हम दो ऐसे लोकतंत्रों के सफर को देखेंगे जिन्होंने इस चौराहे पर खड़े होकर दो बिल्कुल अलग रास्ते चुने। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सत्ता के इसी विरोधाभास को समझेंगे, फिर हम श्रीलंका के रास्ते को देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई। उसके बाद बेल्जियम के सफल मॉडल को समझेंगे और आखिर में इन दोनों कहानियों से मिलने वाले सबक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से। दो देश जिनके सामने चुनौती एक ही थी, अपने समाज के इस जटिल ताने बाने को बिखरने से कैसे बचाया जाए। एक तरफ है यूरोप का बेल्जियम और दूसरी तरफ एशिया का श्रीलंका। अब देखिए, नक्शे पर ये दोनों ही देश छोटे दिखते हैं, लेकिन अंदर से ये भाषाई और जातीय विविधताओं से भरे हुए थे, और यही विविधता इनकी राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। तो पहले बेल्जियम को समझते हैं। यहाँ की आबादी में मोटे तौर पर 59% लोग डच बोलते हैं, जो ज्यादातर फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। वहीं 40% लोग फ्रेंच भाषी हैं, जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। और हाँ, एक छोटा सा 1% हिस्सा जर्मन बोलने वालों का भी है। लेकिन असली पेंच राजधानी ब्रुसेल्स में था। यहाँ तो मामला ही उल्टा था। पूरे देश में जो फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यक थे, वे राजधानी में 80% की जबरदस्त मेजॉरिटी में थे। बस इसी एक बात ने पूरे खेल को दिलचस्प बना दिया और यहीं से उनके अनोखे समझौते की नींव पड़ी। अच्छा, अब जरा श्रीलंका की तरफ नजर दौड़ाते हैं। यहाँ का हिसाब किताब काफी अलग था। यहाँ एक समुदाय का दबदबा बिल्कुल साफ, 74% सिंघली भाषी, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप था तमिलों का, जो आबादी का लगभग 18% थे। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ श्रीलंका ने क्या किया? उन्होंने चुना प्रभुत्व का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। अब ये बहुसंख्यकवाद है क्या चीज? सीधी सी बात है, ये वो सोच है कि देश में हमारी गिनती ज्यादा है तो राज भी हमारा ही होगा, हमारे ही तरीके से होगा। इस सोच में जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी जरूरतों और इच्छाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। और देखिए, 1948 में आजादी के बाद ये सोच जमीन पर कैसे उतरी। एक के बाद एक ऐसे कई कदम उठाए गए। 1956 में एक कानून बनाकर सिंघली को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। फिर नौकरियों से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन तक हर जगह सिंघलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। यहाँ तक कि संविधान में भी बौद्ध धर्म को खास दर्जा दे दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि श्रीलंकाई तमिलों को लगने लगा कि वो अपने ही देश में बेगाने हो गए हैं। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके अधिकारों की किसी को कोई परवाह नहीं है। और जब उन्होंने अपने लिए आवाज उठाई तो उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया गया। और जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या होता है? ये अविश्वास की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि देश एक भयानक गृह युद्ध, एक सिविल वॉर की आग में जल उठा। एक ऐसा टकराव जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं, लाखों बेघर हुए और देश की तरक्की कई दशक पीछे चली गई। चलिए अब श्रीलंका की इस दर्दनाक कहानी से निकलकर बेल्जियम वापस चलते हैं। देखते हैं कि उसी चौराहे पर खड़े होकर उन्होंने क्या अलग किया। उन्होंने टकराव की जगह समझौते का रास्ता चुना। बेल्जियम के नेताओं ने ये बात समझ ली थी कि देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं और ये एक सच्चाई है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो क्या किया? उन्होंने इस सच्चाई को संभालने के लिए लगभग 23 सालों में अपने संविधान को 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 4 बार बदला। और लक्ष्य सिर्फ एक था, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें हर कोई महसूस करे कि ये देश उसका भी है। और जो मॉडल उन्होंने बनाया वो वाकई बहुत अनोखा था। जरा देखिए क्या क्या किया गया। पहला,
केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषा के मंत्री बराबर होंगे। दूसरा, केंद्र की बहुत सी शक्तियां राज्यों को दे दी गई। तीसरा, ब्रुसेल्स, जहां मामला उल्टा था, वहां के लिए एक अलग सरकार बना दी और वहां भी दोनों को बराबर की हिस्सेदारी दी। और चौथा, एक बिल्कुल ही नई चीज, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो हर समुदाय के कल्चर और एजुकेशन से जुड़े मामलों को देखेगी। और ये सारी बातें सिर्फ कानून की किताबों में नहीं रह गईं, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज भी ब्रुसेल्स की सड़कों पर ऐसे साइन बोर्ड्स दिखते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ हर भाषा का सम्मान है। तो इसका नतीजा क्या निकला? सीधा सा नतीजा, बेल्जियम उस गृह युद्ध की आग से बच गया जिसने श्रीलंका को झुलसा दिया था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब पूरे यूरोप ने एक साथ आने का फैसला किया तो अपने हेडक्वार्टर के लिए किसे चुना? ब्रुसेल्स को। शांति और समझौते की इस राजधानी को इससे बड़ा सम्मान क्या मिलता? तो एक ही जैसी चुनौती पर दो बिल्कुल अलग अंजाम। इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? सत्ता को शेयर करना क्यों इतना जरूरी है? इसकी दो बड़ी वजह हैं, एक प्रैक्टिकल और दूसरी मॉरल। पहली वजह बड़ी प्रैक्टिकल है। ये कहती है कि अगर देश में शांति और स्थिरता चाहिए तो सत्ता को बांटना ही समझदारी है। इससे झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है। और दूसरी वजह लोकतंत्र के दिल से जुड़ी है। अरे भाई, डेमोक्रेसी का मतलब ही है सबकी हिस्सेदारी। जब तक हर नागरिक को ये नहीं लगेगा कि सिस्टम में उसकी भी आवाज है, तब तक वो सरकार सही मायने में जायज नहीं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पावर शेयरिंग सिर्फ देश में स्थिरता बनाए रखने का एक चतुर राजनीतिक तरीका ही नहीं है, ये तो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो जाते जाते बस एक सवाल, बेल्जियम का रास्ता जटिल था, मुश्किल था, लेकिन वो शांति तक ले गया। श्रीलंका का रास्ता बहुत सीधा और आसान लग रहा था, पर उसका अंजाम तबाही था। तो सोचने वाली बात ये है कि असल में मुश्किल क्या है, समझौते की जटिलता या फिर टकराव का आसान दिखने वाला रास्ता।